हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम 16 मार्च 2022 का डीएसएसबी पीआरटी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। हम पहले के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह भी देख सकते हैं, या पहले ये देख लीजिएगा, इसके बाद वो देख लेगा ना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 के नाम से। तो वहाँ पर आपको और जो मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट आया था। कई लोगों ने इसकी मांग करी क्योंकि इन लोगों के साथ कई प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। ठीक है। इट वॉज पास्ड इन 1990। ये 1989 में पास हुआ था, तो फर्स्ट आंसर तो गलत हो गया। इसे दलितों और अन्य लोगों द्वारा की गई मांगों के जवाब में तैयार किया गया था कि सरकार को दलितों और आदिवासी समूह द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में किए जाने वाले व्यवहार और अपमान को गंभीरता से लेना। बिल्कुल ठीक है। उनके साथ कई प्रकार के इल ट्रीटमेंट हो रहे थे, ह्यूमिलिएशन जैसी समस्याएं उन्हें रोज के रोज सामना करना पड़ रहा था। तो सेकंड वाला तो ठीक है। इट रिकॉग्नाइज क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन। यह पकड़ता था, पहचान करता था कि कहां पर दलित और ट्राइबल वुमेन्स के साथ समस्या हो रही है, क्राइम हो रहा है। तो ये दोनों सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट यहाँ पे बताना था कौन सा करेक्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए ना होके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली वन। नोट का ध्यान रखना, नोट के चक्कर में एक क्वेश्चन शायद प्रीवियस वीडियो में भी गड़बड़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ नेपाल बिफोर द डेमोक्रेसी अराइव्ड। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आने से पहले नेपाल का अंतिम राजा कौन था। ऐसे क्वेश्चन ये सीडीपी में रख देते हैं, इसलिए एग्जाम की थोड़ी सी एक खासियत अच्छी नहीं लगती है। ये आप हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कैसे रख रहे हो। राइट आंसर इसका किंग ज्ञानेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र। इनका पूरा नाम था ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। तो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह पूरा ही याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए क्या उपाय हैं। पहला, A school-based support team should develop strategies for the whole school to meet the need of the learners with special education need। बिल्कुल ठीक है। स्कूल आधारित सहायता टीम को विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे स्कूल के लिए रणनीतियां विकसित करनी चाहिए। ये तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन को जब लागू करेंगे तो ये काम तो हम करेंगे। Bringing special children into mainstream required adjustment that school need to make in advance। पहले से ही स्कूल को इस तरह के समायोजन करने की आवश्यकता है। पहले से ही ऐसी चीजें स्कूल में होना चाहिए ताकि अगर कहीं का स्पेशल नीड वाला बच्चा हो जाए तो उसे दिक्कत ना हो। इसलिए हर स्कूल में आज के टाइम पे जब स्कूल की बिल्डिंग तैयार होती है उसी समय का देखा जाता है कि स्कूल में रैंप है या नहीं है। बिल्डिंग तैयार होते समय ही रैंप होना चाहिए, बच्चा आए या ना आए, लेकिन स्कूल का माहौल पहले से ही ऐसा होना चाहिए कि अगर वह बच्चा आता है स्पेशल नीड्स वाला तो उसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोनॉमी व्हाट इज ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। एरिक एरिक्सन का क्वेश्चन है। इट इज द एरिक एरिक्सन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इन दिस चिल्ड्रन अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल बाय अदर। देखो, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी को अगर बच्चा पा गया तो वह अपना काम खुद करने लगेगा, तो बच्चे इसमें आत्म निर्णय और दूसरों के नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह पहला चरण नहीं है, यह है सेकंड स्टेज है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो राइट आंसर फिर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 2। ये पूरी 8 स्टेज है जहां पर आपकी इसको सेकंड स्टेज मिल जाती है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट 2 से 3 साल की उम्र में बच्चा रहता है इस एज में। क्वेश्चन नंबर 35, all the given characteristics of monograde teaching are correct except
मोनोग्रेड शिक्षण की दी गई सभी विशेषताएं सब सही हैं सिवाय एक के। 1 क्लासरूम फॉर ईच ग्रेड, ऐसा ही होता है मोनोग्रेड में, एक क्लासरूम एक ग्रेड के लिए। एक्सपीरियंस शेयरिंग इज लिमिटेड, हाँ अनुभव का जो इसमें स्थानांतरण है वह थोड़ा सा, अनुभव का साझाकरण थोड़ा कम हो जाता है। 1 टीचर फॉर सेवरल क्लासेस, ये तो मल्टीग्रेड में होता है। कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन, सहयोग एंड अंतःक्रिया, ये तो होती ही है, तो सी इसका गलत हो जाएगा। कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक, ये मल्टीग्रेड वाली सिचुएशन है। ठीक, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु वाज लर्निंग डिसेबल्ड एंड बिकम द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ 20th सेंचुरी, कौन था जिसको सीखने में समस्याएं थी यानी अधिगम अक्षमता थी लेकिन वह भी एक बहुत बड़ा दिमाग बना, तो वह व्यक्ति था अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसको जरूरत नहीं पड़ी ट्रांसलेट करने की और मुझे नहीं लगता कि जरूरत हो, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं करा है। एक्चुअल में सब कुछ मेरे को ही करना होता है, पीपीटी बनाना, ट्रांसलेट करना और क्वेश्चन चेक करना गलत है कि सही है, एक्सप्लेनेशन करना वगैरह, तो इसलिए जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम बिल्कुल ट्रांसलेशन भी रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, और जहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी वहाँ हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एसोसिएटिंग एंड फाउंडिंग ईयर इज करेक्ट। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1890 में नहीं आई थी, एंड पूना सार्वजनिक सभा 1830 में नहीं हुई थी, दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नीदर 1 और नोर 2। ये कब कब हुई थी, ये तब हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, एंड बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में। ठीक है, ये फिर वही जीके का क्वेश्चन बाल विकास में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 38, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन व्हाट इज द मटेरियलिस्टिक थ्योरी, भौतिकवादियों का सिद्धांत क्या है लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में। दे आर रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। This theory is an important branch of the study of evolution biology. These use cross-cultural data on the status of women and men to explain gender inequality. These inculcate facts about the human minded will and the course of human history. देखो ये थोड़ा सा थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं, इनमें थ्योरी पढ़ा होना जरूरी है। भौतिकवादी सिद्धांत क्या है, ये लैंगिक असमानता को समझने के लिए महिला और पुरुषों की स्थिति पर क्रॉस सांस्कृतिक डेटा का उपयोग करते हैं। एक इसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। मटेरियलिस्टिक थ्योरी जो होती है, फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन हाउ जेंडर इनइक्वालिटी कैन राइज फ्रॉम द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जब मटेरियल रिसोर्सेज का अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर जेंडर इनइक्वालिटी किस तरह से बढ़ती है। ठीक है, तो वहीं से हम लगा सकते हैं दिमाग कि यहाँ पे क्रॉस कल्चर की बात हो रही है, अलग अलग जगह की बात चल रही है। ठीक है, और बाकी और 4 लाइन है, आप इन्हें भी बढ़िया पढ़ना। ये जो आपके वो थे मार्क्सवादी, ये लिखा है मार्क्सवादी के उपकरणों का उपयोग करते हैं ये अपनी थ्योरी के लिए। इस पॉइंट को याद रखना, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच लर्निंग अप्रोच कीप्स द लर्नर अवे फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को रटने से दूर करेगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। योग्यता आधारित दृष्टिकोण जो होता है वह रटने से दूर करता है, इसमें बच्चा उस सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करता है, उसको समझता है रटने की जगह। और सब्जेक्ट सेंटर्ड जो होता है उसमें तो बच्चा रटता ही है। राइट आंसर फिर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ओनली 2। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में बच्चा रटता नहीं है, बच्चा चीजों को समझता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, which of the following pairs of aspects of personality development example of co-curricular activity is correct। एग्जाम्पलर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपके एस्पेक्ट्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपके एग्जाम्पलर्स दे रखे हैं। डेवलपमेंट ऑफ आउटलुक विजिट टू एक्वेरियम, ठीक है, आपको किसी प्रकार का दृष्टिकोण बनाना है तो आप उसको एक्वेरियम लेके जा सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट मॉर्निंग असेंबली से सोशल डेवलपमेंट होता ही है। यहाँ पर बच्चे कुछ थॉट्स बोल रहे होते हैं, कोई जीके क्वेश्चन पूछ रहा होता है, कोई न्यूज़पेपर का कुछ सुना रहा होता है, और कभी छोटे मोटे
डेट्स आ जाती हैं, जैसे कि गांधी जयंती हो गई आपकी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जयंती हो गई, भगत सिंह की जयंती हो गई, वो सारी चीज़ें, उससे सामाजिक विकास होगा। सिविक डेवलपमेंट, रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर इन स्कूल। हाँ, नागरिक विकास का पता चलेगा कि सहकारी स्टोर चलाना स्कूल में। कोऑपरेटिव स्टोर मतलब जिसमें कई लोग मिलकर जिस स्टोर को चला रहे हैं। तो तीनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बच्चे इसको समझ लेना, जब एक्वेरियम में बच्चा जाएगा तो वहां पर वह देखेगा कि यार वहां का किस प्रकार से उनके रहने लायक जलवायु एक छोटी सी जगह पर बना रखी है, तो उससे एक अलग दृष्टिकोण उसका विकसित होगा। ठीक है, तो तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार रूपांतरण उपागम की उपयुक्तता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबिलिटी ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोसेस? प्रैक्टिस विदाउट रीइंफोर्समेंट डज नॉट लीड टू लर्निंग, बिल्कुल ठीक। आप क्या करना चाह रहे हो कि अभ्यास करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, लेकिन आपको रीइंफोर्समेंट मिल ही नहीं रहा, तो भाई लर्निंग तो होगी ही नहीं। पनिशमेंट इज नॉट अफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग अनवांटेड बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर को हटाने के लिए पनिशमेंट एक अच्छा तरीका तो नहीं है। दोनों ही सही है, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। स्किनर का जो पुनर्वलन है उसमें इन्होंने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करी है, और कहा है कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो पनिशमेंट नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अलग चीज है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अलग चीज है, पनिशमेंट ये दोनों से बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 42, विथ विच अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज मैथमेटिक्स इज रिलेटेड? गणित किस किस से जुड़ी हुई है? गणित तीनों से ही जुड़ी हुई है, हर चीज से गणित जुड़ी हुई है। लिटरेचर साहित्य में गणित आती है, जिसमें हम ईयर्स याद करते हैं कि किस ईयर में कौन सी काव्य की रचना हुई थी, या फिर जो आपके अलंकार वगैरह होते हैं, छंद दोहे छंद जिसमें मात्राओं को गिनना, ये मैथमेटिक्स के अंदर ही जाएगा। ज्योग्राफी में और साइंस में तो होती ही है, तीनों में ही होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ लर्नर असेसमेंट इन मैथमेटिक्स? गणित में शिक्षार्थी मूल्यांकन की तकनीकें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? परियोजना, पोर्टफोलियो, प्रदर्शन में भागीदारी। देखो, प्रोजेक्ट बनाकर भी असेसमेंट किया जा सकता है, पोर्टफोलियो बनाकर भी किया जा सकता है, एग्जीबिशन में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं उस हिसाब से भी असेसमेंट उनका किया जा सकता है, तो तीनों ही प्रकार से किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, पाठ, चित्र और ध्वनि के रूप में लोगों के समूह के बीच एक साथ बातचीत है। क्या है? सूचना उपकरण, निर्माणात्मक उपकरण, संचार उपकरण, सिचुएटिंग उपकरण। इज ए सिमिल्टेनियस इंटरेक्शन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड साउंड। ठीक है, टेक्स्ट, पिक्चर एंड साउंड्स के साथ अगर लोगों के बीच बातचीत हो रही है तो सीधी सीधी बात है, बातचीत कर रहे हैं तो किसके अंदर आएगा? कम्युनिकेशन टूल के अंदर आएगा। याद करने वाली या समझने वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ क्वेश्चन ऊपर हिंदी में लिखा है मैंने और नीचे इंग्लिश में लिखा है, और कहीं पर आपको दिखेगा कि ऊपर इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में है। तो जो हमने पेपर डाउनलोड कर रखे हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। ऑफिशियल जो पेपर जिसमें से मैंने टाइप करा है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में थे तो उनको हिंदी ट्रांसलेट करा है, लेकिन बीच बीच में एक दो क्वेश्चन हिंदी में आ गए थे तो उन्हें फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। ठीक है, तो ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 45, हेल्प्स इन डिस्कवरिंग दैट विच हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स स्पीच। ये पता लगाने के लिए कि मस्तिष्क में कौन सा गोलार्ध भाषण को नियंत्रित करता है, कौन सा टेस्ट होता है। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है डाइकोटिक टेस्ट, डाइकोटिक लिसनिंग टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि मस्तिष्क का कौन सा हेमिस्फीयर कौन सा काम करता है, या कौन सा हेमिस्फीयर स्पीच को कंट्रोल करता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैंने इसके बारे में यहाँ इस टेस्ट के बारे में लिख रखा है। डाइकोटिक लिसनिंग इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट सिलेक्टिव अटेंशन एंड द लेटरलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन विद इन द ऑडिटरी सिस्टम्स। पहले हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, आपने अगर सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो वहाँ पे
हेमिस्फीयर पे से, जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है वहीं से क्वेश्चन बनकर आया था जिसका आंसर था लेटरलाइजेशन। ठीक है, तो चीज वही है लेकिन क्वेश्चन उससे इतने सारे बनकर आ गए हैं। और शायद उससे पहली वाली क्लास में कुछ इससे क्वेश्चन आए थे कि जो लैंग्वेज है, लॉजिक्स है, वो ब्रेन के किस हेमिस्फीयर में है। टफ बनाने के लिए डाइकोटिक लिसनिंग टेस्ट दे देंगे और टफ बनाने के लिए ही लेटरलाइजेशन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कबीर, दादू, रैदास पोइट्स आर रिलेटेड टू विच लिटरेचर? भोजपुरी, ब्रज, अवधी या सूफी लिटरेचर? तो इनको सूफी लिटरेचर के अंतर्गत ज्यादा माना जाता है, सूफी साहित्य से इनका संबंध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज ग्रामर? In Hindi, the verb is placed at the end of the sentence. In English, the verb is placed in the middle of the sentence. बिल्कुल ठीक है। हिंदी में क्या होता है कि वर्ब को लास्ट में रखा जाता है और इंग्लिश में मिड में रखा जाता है। समझ लेते हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है, तो क्रिया कौन सी है? जाना, लास्ट में रखा है। हिंदी में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में सॉरी, राम गोज टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब को बीच में रखा हुआ है, तो यही है, दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, घर के रूप में स्कूल की अवधारणा एक स्पष्ट निहितार्थ है कि स्कूल निवासी एक परिवार है। स्कूल क्या है? एक बच्चे का दूसरा घर है। तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल का जो बच्चा है वो स्कूल में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे एक परिवार है। ये एक परिवार है, एक परिवार का गठन करते हैं। ये बात बोली थी मारिया मोंटेसरी ने। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ कैन अ टीचर हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इंग्लिश? एक शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में कैसे मदद कर सकता है? रिएक्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड दे आर ट्राइंग टू से, जो कहना चाह रहे हैं उसके अर्थ पर प्रक्रिया दें। इनकरेजिंग देम बाय शोइंग दैट व्हाट दे आर सेइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर करेक्शन। उन्हें यह दिखाकर प्रोत्साहित करें कि जो वे कह रहे हैं वे आपके सुधार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। बच्चे जो कह रहे हैं उस पर आप रिएक्ट करो। ठीक है, जो बच्चे कहना चाह रहे हैं उसको आप समझ लो थोड़ा। अगर बच्चा गलत भी बोल रहा है फिर भी उसको समझने की कोशिश करो और उन्हें ये इनकरेज करो कि बात पूरी करो। आप जो गलती कर रहे हो ठीक है, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी करो, क्योंकि आपकी बात पूरी करना ज़्यादा जरूरी है आपकी गलती सही करने से। तो राइट आंसर रहेगा फिर उसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई लिसनिंग एंड मेकिंग इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन इन अ मोर क्रिएटिव प्रोसेस? सुनना और बनाना बच्चों को बहुत क्रिएटिव कैसे बनाता है, अधिक रचनात्मक कैसे बनाता है? द चिल्ड्रन हैव टू मेक डिसीजन, बच्चे एक डिसीजन बना ले पाते हैं। बिल्कुल ठीक। देयर इज मोर टाइम टू थिंक एंड कमेंट, ये भी सही है। जब बच्चे सुन रहे होते हैं या कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उन्हें बहुत समय मिल जाता है। दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, द फ्रेज डू द नीडफुल, जो आवश्यक है वही करो, इज अ पार्ट ऑफ विच वेराइटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? ये किस प्रकार की इंग्लिश भाषा का प्रकार है? तो ये प्रकार है अपनी इंडियन इंग्लिश का, भारतीय अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 52, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोनोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ध्वनि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द साउंड लाइक के एच, जी एच, सी एच, जे एच, यानी क, ख, ज, झ जैसी ध्वनियाँ अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश में ऐसी साउंड्स नहीं है। द साउंड्स लाइक टी एच, डी एच, बी एच, ध, ध, था, धा, मा, ये भी साउंड इंग्लिश में नहीं है। तो ये कह रहे हैं इसमें कि उपलब्ध है, लेकिन ये बात तो गलत है। ऐसे भी नहीं है, ये वाले भी नहीं है और ये वाले भी नहीं है। इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा ये वाले नहीं है और नीचे वाले लिख दिया ये वाले हैं। तो सिर्फ पहली बात सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू वीमर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस नीड्स टू चेंज टू अचीव लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग? एनआईओएस से आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एनआईओएस से आया हुआ है। इसके पहले वाला ये भी एनआईओएस का था और इसके पहले वाला हमने ये वाला जो करा था ये भी एनआईओएस का था।
चलो इसे पढ़ते हैं अब। वीमर के अनुसार अधिगम केंद्रित शिक्षण को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा को बदलने की आवश्यकता है? बीच में थोड़ा सा हैंग हो गया था तो एडिटिंग में खैर उसको हटा देंगे हम। अकॉर्डिंग टू वीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस नीड्स टू चेंज टू अचीव लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग? लर्निंग सेंटर टीचिंग को अचीव करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी? किस किस प्रकार के अभ्यास को बदलने की किस किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होगी अगर आपको शिक्षण अधिगम केंद्रित प्राप्त करना है तो? ठीक है, ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ है। द फंक्शंस ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु के कार्य को बदलने की आवश्यकता होगी, बिल्कुल ठीक। टीचर्स के रोल को बदलने की आवश्यकता होगी, वो भी सही है। द प्रोसेस एंड पर्पस ऑफ एवेल्युएशन को बदलने की आवश्यकता होगी, ये भी सही है। ठीक है, अब ये मैंने तीनों सही किस हिसाब से बताया? देखो NIOS आया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरी पर बेस्ड है। यहाँ पे बताया वीमर ने कब, 2002 में क्या बताया कि 5 प्रैक्टिसेस नीड्स टू बी चेंज, इन 5 चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है यदि आपको लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन को अचीव करना हो। पहला, फंक्शंस ऑफ कंटेंट, जो आपका कंटेंट है उसको बदलो। टीचर्स का जो रोल है वो बदलो। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लर्निंग, ये बदलो। द प्रोसेस एंड पर्पस ऑफ एवेल्युएशन, इसको बदलना है। और 5वीं है द बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, मोर देन द टीचर द स्टूडेंट इज इन कंट्रोल ऑफ हिज ओन लर्निंग, टीचर से ज़्यादा बच्चों को खुद अपनी लर्निंग को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक, बाकी ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। टेलीग्राम जो लोग नहीं चलाते, कभी कभी मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सर, बच्चे आ जाते हैं कि हम टेलीग्राम नहीं चलाते, कि हम क्या करें, हम कहाँ से करें। तो उनके लिए सीधा सिंपल उपाय है, व्हाट्सअप चैनल भी मैंने बना दिया अपना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे कर लेना। तो वहाँ व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप तो चलाता ही होगा हर कोई, या फिर आप टेलीग्राम भी कर ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तीनों को बदलने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, गणित में क्या आकलन किया जाए करना चाहिए? व्हाट शुड बी असिस्ट इन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में क्या करना चाहिए? एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथमेटिक्स, बिल्कुल इसका आकलन होना चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी, इसका भी आकलन होना चाहिए। मैथमेटिकल कन्वर्सेशन, इसका भी आकलन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों प्रकार की चीज़ों का आकलन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इट्स बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन इज नॉट करेक्ट? वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ गणित सीखने और उसके व्यावहारिक विनिर्देशन का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? ओके, स्किल यूजेस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेक्ट सही तरीके से यूज कर पा रहे हो तो ये आपके स्किल के अंदर आएगा। कॉम्प्रिहेंशन, रिप्रेजेंट अ गिवन डाटा डायग्रामेटिकली, देखो आपको जो डाटा दिया है उसको आप बहुत अच्छे से डायग्राम के माध्यम से उसको बना पा रहे हो, तो ये कॉम्प्रिहेंशन के अंदर नहीं आएगा, ये भी आपका स्किल के अंदर ही आएगा। तो सेकंड तो गलत हो गया। नॉलेज, रिकॉग्नाइजिंग फैक्ट्स, रिलेशंस, डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज, ये बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन, मेक्स प्रेडिक्शंस एंड वेरीफाइज देम, ये भी ठीक है। बी गलत है, बी वाला पॉइंट आपका स्किल के अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। और यह भी NIOS से आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने मेरी बुक का ही एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है। नॉलेज के अंदर क्या क्या आता है? रिकॉल्स फैक्ट, रूल्स, थ्योरम्स, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, टर्म्स, रिकॉग्नाइज फैक्ट्स, रिलेशंस, डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या आएगा? डिटेक्ट्स एरर्स इन फिगर्स, फिगर्स में क्या एरर है वो पता करो। स्टेटमेंट्स एंड रेक्टिफाइज दीज, स्टेटमेंट्स पढ़ो उनको सही करो। एप्लीकेशंस के अंदर सजेस्ट अल्टरनेटिव प्लान और मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, टेक डिसीजन अबाउट सफिशिएंसी ऑफ द गिविंग फैक्ट्स, मेक प्रेडिक्शन एंड वेरीफाइज देम, ये भी ऑप्शन में मिला था अपन को प्रेडिक्शन वाला। स्किल्स के अंदर यूजेस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली, रिप्रेजेंट अ गिवन डाटा डायग्रामेटिकली, ड्रॉज ज्योमेट्रिकल फिगर्स विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये अपना स्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हमारे एग्जाम में, पढ़ लेना इनको अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका क्या है? टीचर मस्ट वॉच द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर्स इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। बिल्कुल ठीक है, टीचर क्या करेगा? बच्चों के व्यवहार को देखता रहेगा। टीचर ऑलवेज नीड टू लुक आउट फॉर ओकेशंस टू हेल्प द लर्नर्स व्हाइल दे आर एंगेज्ड इन लर्निंग। इस लाइन का सीधा सा मतलब यह है कि जब बच्चे को आवश्यकता हो तब टीचर उसके सामने उपलब्ध हो, बच्चे के लिए टीचर अवेलेबल हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसके दोनों ही रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICARE? ICARE का फुल फॉर्म क्या है? तो ये चीजें तो बस रटने वाली है। इंट्रोडक्शन, कनेक्ट, एक्टिविटी, रिफ्लेक्ट एंड एक्सटेंड, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस? सीखने की प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? इंडिविजुअल लर्निंग, ग्रुप वर्क स्ट्रेटेजी, ग्रुप लर्निंग एंड टीचिंग, एक्टिविटीज एंड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि ऑप्शन को उल्टा लिखा है। ठीक है, ये आना था इसमें और ये जाना था इसमें, दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा, नीदर वन नॉर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज डेवलपिंग लैंग्वेज इज करेक्टली मैच्ड विथ इज रिलेटेड टू? वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषा या 3 प्रकार के स्पीच के बारे में बताया है। ठीक है, सोशल स्पीच जो होता है वो 3 से 4 साल तक होता है, बिल्कुल ठीक है। इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषा, जो हमारी सोशल स्पीच है वो ही इनर स्पीच बन जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं, तो ये रहेगा आपका एबव 7 ईयर्स। और 3 से 7 साल में ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, अहंकारी भाषा। पहली वाली सही है, दूसरी और तीसरी गड़बड़ है। हमें बताना था सही ढंग से मेल कौन सा खाता है, तो सिर्फ पहला वाला ही सही ढंग से मेल खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, इज द पियाजेट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? इसको मैंने ट्रांसलेट नहीं करा क्योंकि ये भी इजी ही था। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? सेंसरी मोटर स्टेज होती है। इसके अंदर 6 सब स्टेजेस होती हैं एंड जो 6th सब स्टेज होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में आया था, यानी पिछली क्लास में आया था, और आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, लेट द स्टूडेंट गो आउट एंड ऑब्जर्व different words and identify the different basis features of a word। ठीक है, what are those basic features of a word? छात्रों को बाहर जाकर अलग अलग पक्षियों का अवलोकन करने और एक पक्षी की विभिन्न बुनियादी विशेषताओं को पहचान करने दें। तो एक पक्षी की वे बुनियादी विशेषताएं क्या हैं? कलर हर पक्षी के लिए बेसिक फीचर है, बिल्कुल है। आइज बेसिक फीचर है, ठीक है। नेक बिल्कुल है, और बीक ये भी है। चोंच, रंग, आंखें, गर्दन ये बिल्कुल बेसिक फीचर है। किसी पक्षी की चोंच लंबी है, किसी की मुड़ी हुई है, किसी की छोटी है, किसी की गर्दन छोटी है, किसी की लंबी है। आंखें किसी की गोल हैं, किसी की चपटी हैं, किसी की सिर के ऊपर है, किसी की सिर के आसपास है। और रंग बिरंगे पक्षी होते ही हैं। तो चारों ही पक्षी की बुनियादी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 62, in environmental studies which of the following is not a step of project method of activity stage? पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि चरण की परियोजना विधि का चरण नहीं है? ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप कौन सा नहीं है ये बताना है। फर्स्ट है वेरियस एक्टिविटी एंड टास्क एक्सक्लूडेड इन द राइट सीक्वेंस। ठीक है, सही क्रम में सारी गतिविधियां होती हैं, सभी को सही क्रम में ही एग्जीक्यूट किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स एंड टूल्स फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए क्या सोर्स लगेंगे, क्या टूल्स लगेंगे, इसकी पहचान करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया ऑफ एक्शन, लोकेलिटीज, टारगेट ग्रुप्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग द टूल्स, इंस्ट्रक्शंस फॉर डाटा कलेक्शन,
ये भी बिल्कुल ठीक भाई। क्षेत्र, इलाके, उपकरण, इन सबकी पहचान करोगे कि नहीं। रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंटिंग लर्निंग। देखिए दस्तावेजीकरण का इसमें यूज नहीं होगा, ठीक। अनुभव सीखने का दस्तावेजीकरण पर अनुभव ऐसा नहीं होता इसमें, तो डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। श्रुति ऑडिएबल साउंड है, सही है। सप्तक ग्रुप ऑफ 7 नोट्स है, ये भी सही है, और ये क्वेश्चन भी NIOS से आया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, इन एनवायरमेंटल स्टडीज विच टूल्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन के लिए कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं, ये भी NIOS का क्वेश्चन है। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, स्कोर कार्ड्स, वर्कशीट, चारों के चारों ही उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आप इनको तो जानती होगी ना, चेकलिस्ट क्या होता है, रेटिंग स्केल क्या होता है, स्कोर कार्ड क्या होता है, वर्कशीट्स क्या होता है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें मैं एक्सप्लेनेशन में ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के सभी सीटेट निकाल के आए हुए हैं, और आप सीटेट निकाल के आए हो तो वहाँ पे आपने रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, ये सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी होगी। जैसे प्याजे से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, एरिक एरिक्सन को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत जिसको होती है उसको हम थोड़ा बहुत देखते हुए चलते हैं। अगर ज़रूरत लगे तो कमेंट में बता देना कि नहीं सर इसकी भी ज़रूरत है, या इसको रिवीजन के तौर पे आप एक्सप्लेनेशन में शामिल करो, तो फिर हम वो भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। पहला, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। ज्ञान आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, जो भी डेफिनेशन होती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप और नॉलेज बेस्ड होती हैं, तो पहला ठीक है। एक त्रिभुज के गुण का उसके कोणों के माप के योग के संदर्भ में उपयोग करते हुए एक चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। ये अनुप्रयोग आधारित क्वेश्चन, हाँ ये भी सही है। इंग्लिश में भी समझ जा देता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेफिनेशन जो आएगी वो हमेशा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आती है। इसमें आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि उसका आपको ज्ञान है कि नहीं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, आप क्या कर रहे हो, जैसे कि 8th 9th में इस तरह के ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप दो ट्राइंगल बनना, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके एक क्वाड्रिलेटरल को आप प्रूफ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के एंगल को। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु क्रेडिटेड विथ राइटिंग द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री जो लिखी थी इंडिया की, उसके बारे में किसने लिखी थी, मतलब किसको क्रेडिट दिया जाता है। तो ब्रिटिश इंडिया जो थी वो बुक लिखी थी जेम्स मिल ने, ठीक है। इंडिया इन ब्रिटिश, अंडर ब्रिटिश, ऐसा कुछ करके एक बुक लिखी थी, तो जेम्स मिल ने लिखी थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, योगिक प्रैक्टिस प्रोवाइड्स स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दिस गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। योगिक अभ्यास गति, शक्ति, सहन शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। ये कथन निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। देखिए गति, शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, ये चीजें किसके अंदर आती हैं, ये आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो ये दर्शाएगा फिजिकल डेवलपमेंट थ्रू योगिक प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 68, what is developed in the personality of student through team games and competitive sports। गेम्स और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो उससे बच्चों में क्या विकसित होता है। सोशियबिलिटी विकसित होती है, सामाजिकता का भाव होता है, टीम स्पिरिट डेवलप होती है, बिल्कुल ठीक। आत्म बलिदान का साहस, करेज ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, ये भी तीनों ही विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 69, 68 हो गया, 69 है, विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार सीधे तौर पर बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 लेबर वगैरह के बारे में बात करता है।
बच्चों से शारीरिक श्रम न कराएं, पढ़ने का अधिकार है। और यहाँ याद रखना आर्टिकल 21A रहे और 24 ना रहे तो 21A भी लगा सकते हैं, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम का क्वेश्चन रख दिया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। भरतनाट्यम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भरतनाट्यम में 108 करण है। भरतनाट्यम का मानकीकृत संकलन चन्या पोन्या वाडीवेलु एंड शिवानंद द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी भरतनाट्यम के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं है और यही इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, यौवन की शुरुआत और प्रगति कई कारकों से प्रभावित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होगा? द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ पॉवर्टी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर। कौन सा प्रभावित करने वाला कारक नहीं होगा? रिसेंट लाइफ इवेंट्स, न्यूट्रिशन एंड डाइट, प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक डिसीज या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका पॉवर्टी को प्रभावित करता है। आपको यदि कोई बीमारी है स्थायी रूप से वो भी प्रभावित करेगा, और जो आप जिस तरह का आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, जिस तरह की आप डाइट ले रहे हो, जिस तरह का आप खाना खा रहे हो, वह भी प्रभावित करेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अभी आपके रिसेंट लाइफ इवेंट्स जो चल रहे हैं वो कोई खास इतना उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ इन हैजार्डियस एंड डेंजरस ऑक्यूपेशन। खतरनाक या जोखिम भरे कार्य करने पर बच्चों की रोक लगाती है कि छोटे बच्चों को उस पर आप काम नहीं काम नहीं कराओगे। तो कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को आप काम कराने पर रोक है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे व्यवसाय में नहीं लगाओगे। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो ये कानूनन जुर्म है। क्वेश्चन नंबर 73 है, different teams members can give different responsibilities to collect different items like pebbles, pollen leaves, articles made from rubber, etc. But then the whole group must be responsible for putting the collection in order. This statement represents which principle of cooperation learning in environmental studies? देखो NIOS से आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बात चल रही है कि पहले तो अलग अलग मेंबर से बोला कि आप कुछ से बोला आप कंकड़ खरीद इकट्ठे करो, कोई पत्ते इकट्ठे कर रहा है, कोई और चीज इकट्ठे कर रहा है। इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन कलेक्शन को आपको एक ऑर्डर में लगाना है। ये किस प्रकार की कोऑपरेटिव लर्निंग रहेगी? इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन आएगा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस आएगा, या फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ओनली थर्ड। ये आपका व्यक्तिगत जवाबदेही आता है जब ग्रुप में कुछ इस प्रकार का काम हो रहा हो कि पहले तो ग्रुप में हर एक को अलग अलग काम दे दिया, 4 लोग हैं, चारों को अलग अलग काम दे दिया, फिर इन चारों को एक काम ऐसे दे दिया एक काम ऐसे दे दिया जो चारों को एक साथ करना है। आपको शायद वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है मेरी खांसी की वजह से, इसको मैंने बहुत दिखाया लेकिन ये सही नहीं हो रही। अभी उन्होंने बोला कि धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक चली जाएगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि क्या होता है इस तरह की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में कि जैसे ग्रुप में 4 लोग हैं तो पहले चारों को अलग अलग काम देंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है। फिर इन चारों से बोलेंगे कि अब एक काम ऐसा है कि जो तुम सब लोगों को साथ में करना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि विभिन्न सदस्यों को अलग अलग वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्थर, रबड़ से बने लेख आदि इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी, लेकिन फिर पूरे समूह को संग्रह को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर आता है? व्यक्तिगत जवाबदेही यानी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के अंदर ही आपका आएगा। देखो 3 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी और एक होता है इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन। तीनों चीजें थी। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? देयर इज अ टास्क फॉर ईच वन एंड ऑल्सो देयर इज अ सम टास्क टू कंप्लीट एज अ ग्रुप टुगेदर। ठीक है, कुछ कार्य रहेंगे कि प्रत्येक के लिए रहेंगे, ईच वन के लिए रहेंगे, और फिर उसी में से कुछ कार्य ग्रुप टुगेदर के लिए रहेंगे जो सबको साथ में करना होगा। आए समझ में? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74,
क्वेश्चन नंबर 74 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ योगा व्हाट इज द अल्टीमेट एम, व्हाट इज इट्स अल्टीमेट एम। योग के सिद्धांत के अनुसार इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे छिपे हुए गुणों को उजागर करना, हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत करना। टू अनफोल्ड अवर हिडन क्वालिटीज, अवेकिंग अवर डोरमेंट फैकल्टीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, योग का मतलब क्या होता है? योग क्या करता है? हमारे अंदर जो छुपी हुई क्वालिटी उनको बाहर निकाल देता है, और हमारी जो डोरमेंट फैकल्टीज होती हैं उनको जागृत कर देता है, हमारी जो शक्ति होती है उनको जागृत कर देता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, विच फोर्स इन्फ्लुएंस्ड सोशल साइंस करिकुलम। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को किन शक्तियों ने प्रभावित किया? आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, विचार और विचारधाराओं ने, मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशंस, आंदोलन और क्रांतियों ने। अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो उसमें कई प्रकार की आइडियाज होते हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, और मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशंस भी होते हैं। तो दोनों ने ही सामाजिक विज्ञान को, करिकुलम को प्रभावित करा है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, अ टीचर वाज गिविंग लेसन ऑन टॉपिक ह्यूमन मेड एंड नेचुरल थिंग्स, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस एक प्राइमरी जो आपकी होती है, शायद 4th या 5th की ईवीएस के चैप्टर का नाम है। व्हाट विल बी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? एक शिक्षक मानव निर्मित और प्राकृतिक चीजें, सजीव और निर्जीव चीजें, हमारे आसपास की चीजें विषय पढ़ा रहे थे। इस विषय से संबंधित सीखने के उद्देश्य क्या होंगे? फर्स्ट है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। छात्र मानव निर्मित और प्राकृतिक चीजों को परिभाषित करने और उनके उदाहरण देने में सक्षम होंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे बता पाएंगे कि कौन सी चीजें हैं जो मैन मेड है और कौन सी चीजें हैं जो नेचुरल थिंग है। सेकंड, स्टूडेंट्स विल डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। छात्र सजीव और निर्जीव चीजों के बीच अंतर कर सकेंगे, ये भी करेंगे क्योंकि उनको लिविंग एंड नॉन लिविंग भी पढ़ा दिया जाएगा। स्टूडेंट को टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर छात्र सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर कर पाएंगे तो उनकी विशेषताओं को भी बता पाएंगे। तो तीनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, पट्टचित्र फोल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ आर्ट। पट्टचित्र लोक कला किस प्रकार की कला का उदाहरण है? देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तरह से चित्र बन रहा है, तो ये होना चाहिए विजुअल आर्ट, ये एक दृश्य कला का उदाहरण होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरिस्ट बेकन द एडोलेसेंस इज एंटायरली अ। सिद्धांतकार बेकन है, ये बेकन के अनुसार किशोर अवस्था पूरी तरीके से किस प्रकार का है? सोशल फिनोनिमा है, सामाजिक घटनाएं हैं, कल्चरल फिनोनिमा है, सांस्कृतिक घटनाएं हैं, और फिलोसॉफिकल फिनोनिमा दार्शनिक घटना है, या फिर पॉलिटिकल फिनोनिमा या राजनीतिक घटना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखो, एडोलेसेंस जो होता है वो पूरी तरीके से सोशल फिनोनिमा होता है, इसमें कल्चर, दर्शन, राजनीति का कोई ऐसा रोल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्कूल गार्डन्स। स्कूल के बगीचों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, द क्लाउड, रेन, सन, सेंशियल, सीजनल साइकिल, द सोइल एंड इट्स मीडिएट ऑर्गेनिजम्स, द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड दैट विजिट द गार्डन टीच अबाउट प्लेसेस। ठीक है, मतलब स्कूल के गार्डन में बच्चा जाएगा तो वर्षा, पानी, धूप, सूरज, मौसम चक्र, मिट्टी, असंख्य जीव, कीड़े, सरीसृप आदि बगीचे जो आते हैं इनके बारे में भी सीखेंगे। स्कूल गार्डन्स कैन प्रोवाइड चिल्ड्रन विद डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस विद नॉन ह्यूमन लाइफ साइकिल्स एंड सिस्टम्स सच एज ग्रोथ एंड डेके, लिविंग सॉइल सिस्टम। स्कूल के बगीचे बच्चों को गैर मानव जीवन चक्र प्रणालियों जैसे विकास और 6 जीवित मिट्टी प्रणालियों आदि के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। दोनों ही सही है, गार्डन में बच्चा दोनों ही प्रकार की चीजें उसको देखने के लिए मिलेंगी। अगर जैसे बाहर निकलेगा तो बादल, बारिश, सूरज तो दिखेंगे ही, मौसमी चक्र उसको दिख जाएगा कि
जब बारिश के मौसम में वह गार्डन में गया था तो किस प्रकार के परिवर्तन उसने देखे। उससे पहले जब गर्मी थी तब कैसे परिवर्तन थे, इसके बाद जो विंटर आया तो उसके समय कैसे परिवर्तन दिखे, और जब बारिश आई तब वहां पे किस प्रकार के अन्य जीव थे। ठीक है, कुछ आप वो देखेगा पत्ते थे, जो पत्ते सड़ रहे हैं, मिट्टी में कैसे ऑटोमेटिक पौधे उग आते हैं जहाँ पे किसी ने कुछ लगाया नहीं, लेकिन वहां भी बारिश होने की वजह से कुछ पौधे उग आते हैं। तो ये सारी चीजें वो वहां पे देखेगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाउ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स डू स्ट्रेंथ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय विज्ञान विषय राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे मजबूत करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, टीचिंग ऑफ नेशनल हिस्ट्री, नेशनल जियोग्राफी विल डेवलप एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री। राष्ट्रीय इतिहास और राष्ट्रीय भूगोल का शिक्षण देश की गहन समझ विकसित करेगा। बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट कैन सेंसिटाइज द लर्नर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। ये शिक्षार्थियों को एकता के महत्व के प्रति संवेदनशील बना सकता है। ये भी सही है। आज ही हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम यही बताते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, तो बच्चे एकता के प्रति संवेदनशील तो बनेंगे ही। और जब हम बच्चे को बताते हैं कि पहले हमारा इतिहास क्या था, हमारा देश पहले कितने बड़ा था, कौन कौन से देश अलग हुए, तो इससे बच्चा राष्ट्रीय एकीकरण को समझेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो ऑप्शन होते हैं तो ज्यादातर चांस होते हैं कि उनके आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ही होगा, लेकिन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड देते 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 वो बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे रख देते हैं जिनमें सिर्फ एक ही आंसर सही होता है। जैसे अभी लास्ट एक क्वेश्चन निकला था, उसमें आंसर ओनली थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशियस मिड डे मील्स। पौष्टिक मध्याह्न भोजन के संभावित लाभ क्या है। प्रिवेंटिंग क्लासरूम हंगर, कक्षा में भूख को रोकना, फोस्टरिंग सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, एनहेंसिंग जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को बढ़ाना। देखिए, एनहेंस जेंडर इक्वालिटी तो ऐसे रहेगा कि वहाँ उसमें लड़के लड़की सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी सही है। समानता, सामाजिक समानता इसलिए है कि सभी बच्चे साथ में खाना खाते हैं, हर धर्म जाति के बच्चे साथ में बैठे रहते हैं स्कूल में, किसी प्रकार का उनमें भेदभाव होता नहीं है, और वहाँ पे बच्चे भूख से भी बचे रहते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, मैं भी एक प्राइमरी टीचर ही हूँ, तो कई बार जैसे कुछ जब लंच का टाइम होता है, लंच के टाइम से पहले तक जो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो कहने लगते हैं कि सर लंच कर दो। हम बोलते हैं अभी नहीं, टाइम नहीं हुआ है, तो बोलते हैं सर भूख लग रही है, लंच कर दो। तो इसलिए ये चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि हमने देख रखा है, जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो, जब रियलिटी को देखते हो, तभी पता चलता है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। कई बच्चे हैं जो घर से बिना कुछ खाए पिए 10:30 बजे स्कूल आ जाते हैं, और 1-1:30 बजे ही खाते हैं। वो जब स्कूल में जो खाना बढ़ता है वही खाना खाते हैं दोपहर का, वो घर से कुछ खाकर ही नहीं आते, ऐसे ही उठकर कपड़े मपड़े पहने, नहाया धोया तो नहाया धोया, नहीं तो ऐसे ही उठकर आ जाते हैं। इसलिए स्कीमें चल रही गवर्नमेंट की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विलेज एजुकेशन कमिटी VECs। ग्राम शिक्षा समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मॉनिटरिंग ऑफ एनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ लर्निंग। नामांकन, उपस्थिति, अवधारणा और सीखने की वृद्धि की निगरानी करना। हाँ, ये तो करती है जो आपकी विलेज एजुकेशन कमेटी है। टू सैंक्शन रेस्ट्रिक्टेड कैजुअल लीव्स, कैजुअल लीव्स देने का काम इनका बिल्कुल भी नहीं है। इट मेंटेन्स स्टॉक रजिस्टर्स एंड कैश बुक। देखो, स्टॉक रजिस्टर एंड कैश बुक को ऐसे डायरेक्टली मेंटेन करने का काम तो नहीं है, लेकिन हाँ, स्कूल में जो मैनेजमेंट है वो विलेज एजुकेशन कमेटी कर सकती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है, सेकंड के अंदर नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ये लिखा है VES के बारे में, VES is to create awareness about the significance and importance of formal education, and it also plays a major role in creating a link between school and community. Along with school administration, VECs are also accepted to handle the management of school affairs. स्कूल के जो प्रबंधन है उसको भी ये देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83 है, एक सच्चा कलाकार से परे होता है। अ ट्रू आर्टिस्ट इज बियॉन्ड। ट्रू आर्टिस्ट जो होता है वो सेल्फ वैनिटी एंड एम्बिशन दोनों से ही परे होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ना तो उसे किसी प्रकार की ख्याति चाहिए, ना ही उसकी कोई महत्वाकांक्षा होती है, वह तो बस अपनी कला को निखारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ इम्प्लीमेंट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का साधन है? पोषण अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। आरटी एक्ट 2009 को लागू करने का जो टूल था वो था सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, टिक बी करा है, बोले रहा हूँ। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स गर्ल्स SABLA ऑफर्ड द पैकेजेस ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स। किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सबला ने किन सेवाओं का पैकेज पेश किया? न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन, असेसिंग पब्लिक सर्विसेज। तो तीनों ही प्रकार की चीजों को देने का वादा करा था ये जो स्कीम आई थी इसने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अच्छा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा मिले, जीवन कौशल शिक्षा मिले, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच मिले। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रिलेटेड टू टर्सरी सेक्टर। एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर। भारत में अधिकांश लोग तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। कृषि तृतीयक क्षेत्र का एक उदाहरण है। दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीन सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें आती हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। जो कृषि है यानी जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वह प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। और इंडिया में ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नीदर वन नॉर सेकंड। यहाँ पर तीनों सेक्टर्स के बारे में लिखा है कि प्राइमरी सेक्टर जो है इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल, जैसे कि एग्रीकल्चर। सेकेंडरी के अंदर क्या आता है? इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। और टर्सरी में इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सर्विस सच एज एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विस एंड डिटेल्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, इन स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली प्रोवाइड्स स्कोप फॉर को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज सच एज। स्कूलों में सुबह की सभाएं से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करती है। कौन कौन सी से शैक्षणिक गतिविधि शुरू में होती है? रेसिटेशन होता है। एक्सटेम्पर स्पीच, तत्काल भाषण भी कई बार हो जाता है बीच बीच में। ऑर्गेनाइजिंग क्विज भी हो सकते हैं। तो तीनों ही चीजें मॉर्निंग असेंबली में हो जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मेज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क। कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मेंटल वर्क, माइंड इज मोर एक्टिव, बिल्कुल सही। फिजिकल वर्क, लिम्स आर मोर एक्टिव, ये भी सही है। मानसिक कार्य में मन अधिक सक्रिय होगा, शारीरिक कार्य में अंग अधिक सक्रिय होते हैं। दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, एन इंडिविजुअल गेन वेरियस डेवलपमेंट बाय द इन्वॉल्वमेंट इन द फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी। फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी से कई प्रकार का व्यक्तित्व का विकास होता है। द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द लैक ऑफ पिच डेवलपमेंट। नीचे एक ये कथन दिया हुआ है, ये कथन किस की कमी को बताता है? कथन को पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड मे बी अ फार बेटर फुटबॉल प्लेयर देन हिज पेयर्स, but unless he learns to pass the ball sometimes, his team probably will not be the champion। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें लिखा है कि भाई एक प्लेयर है वो अपने साथियों से अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन सकता है, लेकिन कब तक नहीं बन सकता? जब तक कि वह फुटबॉल को पास करना नहीं सीखे। क्योंकि अगर वो फुटबॉल को सही से पास नहीं करेगा तो उसके साथी या उसकी टीम कैसे जीत पाएगी? इसमें किस चीज़ की कमी रहेगी उसके अंदर? सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक विकास,
फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक और भावनात्मक विकास। देखो सीधा सीधा राइट आंसर है। गेम में सामाजिकता का होना आवश्यक है। सामाजिक विकास मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे फुटबॉल अच्छा खेलना आता है तो पूरे ग्राउंड में मैं ही फुटबॉल लेके घूमूंगा। ये पूरे 11 प्लेयर है, सभी के पास फुटबॉल जाती है, ठीक है। और फुटबॉल को पास करना, फुटबॉल खेलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है फुटबॉल को अच्छा पास करना। अच्छा पासिंग दोगे तो आपके ही प्लेयर के पास फुटबॉल जाएगी, नहीं तो दूसरा प्लेयर ले जाएगा उसको। तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट बता रहा है कि इस बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट की कमी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90। नेम द पॉलिसी दैट एक्सेप्टेड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन इस एग्जाम को टफ बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से कहीं तक उतने जुड़े हुए भी नहीं है। 91 वाई द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन इज यूजफुल। शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टू रिड्यूस द मोबिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। वित्तीय, मानवीय और भौतिक संसाधनों के एकीकरण को कम करना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विल कीप द टीचर्स अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव। ये ठीक लग रहा है मुझे कि सामुदायिक भागीदारी शिक्षकों को सतर्क रखेगी और उत्तरदायी बनाए रखेगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कोई अपने ऊपर नजर बनाए रखे हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू स्टिमुलेट इनिशिएटिव। ये पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, तो ये भी सही है। ये दोनों ठीक है, लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि फाइनेंशियल और ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज को कम करना, इसलिए हम सामुदायिक भागीदारी की बात करते हैं। सामुदायिक भागीदारी होगी तो एकीकरण को कम नहीं, एकीकरण और बढ़ेगा इससे। तो सेकंड और थर्ड सही है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। निम्नलिखित में से कौन से फिटनेस के घटक हैं? स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस। तो चारों ही एक फिट व्यक्ति की खासियत होंगी। उसका स्टेमिना भी होगा, उसमें स्ट्रेंथ भी होगी, स्पीड भी होगी, काम करने की गति, और न्यूरोमस्कुलर समन्वय यानी मांसपेशियों का समन्वय भी बहुत बेहतरीन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 93। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुपिंग। समूह बनाने के क्या लाभ हैं? टीम स्पिरिट इज डेवलप्ड। टीम भावना का विकास होता है, सही बात है। इंट्रोवर्ट बिहेवियर इंक्रीजेस, नहीं, अंतर्मुखी व्यवहार नहीं बढ़ता, इससे तो बहिर्मुखी व्यवहार बढ़ता है। कोऑपरेशन इंक्रीजेस, सहयोग बढ़ता है, ये भी सही है। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। हाउ एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन आर हेल्पफुल इन गेनिंग नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स। कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियां गणित के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हैं? अगर आपको वर्क एजुकेशन अच्छे से पढ़ना है तो आप NIOS में एक यूनिट दे रखी है वर्क एजुकेशन के नाम से, वो आप करोगे तो वर्क एजुकेशन हो जाएगा। और NIOS ढूंढना कोई भी कठिन काम नहीं है, गूगल पर टाइप करना NIOS DLED बुक। जैसे ही आप ये टाइप करोगे आपको NIOS की सारी बुक्स की PDF हिंदी, इंग्लिश और जो और भी भाषा हैं, आसमी, तमिल, कन्नड़, हर भाषा में मिल जाएगा, गुजराती वगैरह में, जिस भाषा में आप पढ़ना चाहें उस भाषा में पढ़ लें। और बाकी मेरी बुक है ही पढ़ने के लिए अगर चाहें तो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि जब फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो फालतू पैसा क्यों खर्च करो। हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि वर्क एजुकेशन मैथ्स का नॉलेज लेने में कैसे हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर, संख्या का ज्ञान और समझ बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर मेकिंग इट, ये भी सही है कि किसी वस्तु को बनाने के बाद उसकी कीमत की गणना करना। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, ब्याज, मूल राशि जैसी अवधारणाओं का परिचय, ये भी सही है। तीनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, इनमें समझने का ज्यादा कुछ था भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 95। क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू रिवॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। खूनी क्रांति कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती।
ब्लडी रिवॉल्यूशन कैन नेवर सोल्व अवर प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है भाई। किसी प्रकार की खूनी क्रांति हमारी समस्याओं का कभी सामना नहीं करती, इससे नुकसान ही होता है दोनों पक्षों का। एक गहन आंतरिक क्रांति जो हमारे सभी मूल्यों को बदल देती है, एक अलग वातावरण बना सकती है। A deep inner revolution which changes all our values can create a different environment। ये बिल्कुल सही है। हमारे अंदर आना चाहिए क्रांति जो हमारे अंदर के मूल्यों को बदले, उनको अच्छे मूल्यों में बदले और इससे एक अलग वातावरण का निर्माण हो। तो भाई पहला तो गलत है, ठीक है, और दूसरा सही है। तो मैंने बोला था कि दो ऑप्शन आते हैं तो ज्यादातर केस में दोनों सही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस ऐसे भी आ सकते हैं कि जिनमें दोनों में से कोई सा एक सही रहेगा। तो माइंड में बस ये मत बैठा लेना कि दो आते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों ही टिक कर दो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये डीएसएस भी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 96। इन वॉलीबॉल गेम इज अ पॉइंट स्कोर ऑन एन अनरिटर्न्ड सर्व। देखो वॉलीबॉल गेम के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इतना ही पता है कि एक बॉल होती है और वो उसको उसमें हाथों से इधर से उधर उधर से इधर उचकाते रहते हैं, इतना पता है। बाकी ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर लिखा था एक, इसको एक बोलते हैं। आप में जो जानना चाहते हो वो देख लेना जो जानते हो। क्वेश्चन नंबर 97। कोलवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत में अवस्था 5 नैतिकता निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करती है। इन कोलवर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग स्टेज 5 मॉरलिटी डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन्होंने 3 लेवल दिए थे और हर एक लेवल के अंदर दो दो स्टेजेस थी, तो ऐसे टोटल 6 स्टेजेस थी। जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के अंदर 5th और 6th दो स्टेजेस हैं। जो 5th स्टेज है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और जो 6th स्टेज है वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। तो कहते हैं 6th स्टेज तक तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, 5th तक ही लोग पहुंच जाते हैं कई, और बाकी तो सेकंड पर ही सेकंड लेवल पर ही रह जाते हैं। 5th 6th तक की बात तो अलग है, सेकंड लेवल की 4th स्टेज तक ही पहुंच पाते हैं ज़्यादातर लोग। चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। नैतिक रूप से क्या सही है वह व्यक्तिगत अधिकारों सहित समाज द्वारा सहमत मूल्यों से निर्धारित होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज मॉरलिटी, राइट इज डिटरमाइंड बाय वैल्यूज एग्रीड अपॉन बाय सोसाइटी इंक्लूडिंग इंडिविजुअल राइट्स। पहला ठीक है। कानून को अब स्थिर नहीं बल्कि सापेक्ष के रूप में देखा जाता है। लॉज आर नो लॉन्गर सीन एज स्टैटिक बट रिलेटिव, ये भी सही है, ये दोनों ही सही है। इसी प्रकार की नैतिकता होती है फर्स्ट स्टेज में कि ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो एक पूरी जनसंख्या के लिए, उनके अधिकारों के लिए बिल्कुल सही हो। और 6th स्टेज में क्या होता है, 6th स्टेज में आपके मूल्य कुछ इस प्रकार से विकसित हो जाते हैं कि आपके मूल्यों को लोग पालन करने लगते हैं। जैसे कई लोग गांधी विचारधारा के होते हैं, कई लोग जैसे उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा अपने यहाँ चलती थी, तो वो उस लेवल तक पहुंच गए कि एक बड़ा जन समूह उनके विचारों को मानने लगता है। और 5th स्टेज पर आप कानून की बात करते हैं कि जो कानून है वो लोगों के लिए बनाए गए हैं, लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं। 4th स्टेज क्या होती है, 4th स्टेज में बस थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि इसमें ये माना जाता है 4th में जो लोग रहते हैं 4th स्टेज में कि जो कानून बना है वे हमारी भलाई के लिए बना है, इसलिए हमें कानून का पालन करना ही होगा। जबकि 5th स्टेज में अगर कोई कानून गलत है, उससे एक बड़े जनसमूह को समस्या है या उन्हें परेशानी है, तो उसे बदला जा सकता है। 4th में बदलने की बात नहीं होती है, ठीक है, इतना सा अंतर है 4th और 5th में। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। वी वांट्स आवर स्टूडेंट टू ग्रो इनटू एडल्ट्स हु रिएक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र ऐसे वयस्कों के रूप में विकसित हों जो जल्दी और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। चलो सेकंड क्या है, वी वांट आवर स्टूडेंट टू डिस्प्ले सच ट्रेट एज स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम वर्क। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र खेल भावना और टीम वर्क जैसे गुणों का प्रदर्शन करें। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जो निर्णय लेना होता है, जो डिसीजन लेना होता है, वो चीज़ें किसके अंदर आएंगी, ये चीज़ें आएंगी हमारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। निर्णय लेना आपका किसके अंदर आएगा, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम वर्क, ये जो आपके इमोशन है, जो भावनाएं हैं, वो किसके अंदर आती हैं, ये आपके अफेक्टिव डोमेन के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये दोनों डोमेन यहाँ पे उल्टे दे रखे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नीदर वन नॉट टू।
क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच है? तो इसमें दोनों ही सही मैच है। ठीक है, मैं इसको क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पेपर पब्लिश होते रहते हैं, जो पीएचडी वगैरह करने के बाद जो कुछ रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो पेपर पब्लिश होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, याद नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के चलना पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्यक्तिगत ज्ञानोदय लोगों के बड़े समूह को प्रभावित करता है, लेकिन केवल तभी जब कोई परिणाम के लिए उत्सुक हो। पर्सन एनलाइटमेंट अफेक्ट्स लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बट ओनली इफ वन इज एगर फॉर रिजल्ट। ठीक है, यदि कोई लाभ और प्रभाव के संदर्भ में सोचता है तो स्वयं का सही परिवर्तन संभव नहीं है। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ इज नॉट पॉसिबल इफ वन थिंक्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड इफेक्ट। क्या होगा राइट आंसर? देखो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केवल वन। व्यक्तिगत ज्ञानेंद्रिय लोगों के बड़े समूह को, किसी का ज्ञान लोगों के बड़े समूह को कब प्रभावित करेगा? तभी करेगा जब कोई परिणाम के लिए उत्सुक हो, तब किसी को लगे कि यार इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। ठीक है, और यदि कोई अपने लाभ और प्रभाव के बारे में सोचेगा तो उसका परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इसमें अजीब सा दे रखा है। पहला तो आ रहा है अपन को समझ में, लेकिन दूसरे में ये हो सकता है कि यार कोई अपने लाभ और प्रभाव के बारे में सोचता है तो उससे तो परिवर्तन संभव क्यों नहीं होगा। ये कह रहा है कि परिवर्तन संभव नहीं है, गलत बात है, परिवर्तन संभव है, बिल्कुल सही है। कोई किसी चीज के लाभ और प्रभाव के संदर्भ में सोचता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब कोई यदि ये सोचे कि इससे कोई लाभ ही नहीं है, इससे कोई प्रभाव ही नहीं है, तो वो उसको पढ़ेगा भी नहीं और इससे उसमें परिवर्तन भी नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी को पता चले कि यार अपने जो स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ है, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो उनसे क्या लाभ हो सकते हैं, उसके हमारे समाज के ऊपर, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो उससे परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केवल वन। तो ये हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाएंगे। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट रह सकते हैं आपको, मुझे भी डाउट हो जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे लिए खुद ही एक डाउटफुल क्वेश्चन था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन अगर डाउटफुल जा सकते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी थोड़ी गड़बड़ होती है, हिंदी इंग्लिश में भी क्वेश्चन काफ़ी बदल जाते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।